अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट यूजीसी नेट में जो शामिल है यूनिट फर्स्ट तारीख़ ज़ुबान उर्दू, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आगाज़ इर्तिक़ा है, हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख़, उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, निशानियात से मुतअल्लिक़ जो कौल हैं वो उसको हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये इसमें कवर हो जाएंगे। और फिर दक्कनी उसकी खुसूसियात पूछी जाती हैं, दक्कनी वली की, और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और हमने हमारी जो यूनिट है वो 8 यूनिट 9 एंड 10 और यूनिट फर्स्ट में करा रही हूँ 8, 9, 10। और फिर यूनिट 5 का जो है वो दास्तान वाला मैंने करा दिया है और ड्रामा वाला पोर्शन रह गया है, वो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी ये 3 यूनिट रह गई हैं, बाकी यूनिट जो है वो मैंने करा दी हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तारीख़ ज़ुबान उर्दू यूनिट फर्स्ट है, यूजीसी नेट के सिलेबस आप चेक कर लेना। हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख़, ठीक है। तो हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख़ क्या है, तो है ज़ुबान जो है वो आवाज़ और अल्फाज का मजमूआ है। ज़ुबान जो है वो हमारे एहसासात, जज्बात तो ख़यालात को अदा करने का एक वसीला है, ठीक है। ज़बान व मकान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ज़बान क्या होती है? ज़बान जो है वो हमारी ज़ुबान से जो हम चीज़ें अदा करते हैं, जैसे हमारे एहसासात, जज्बात, ख़यालात, उनको अदा करते हैं तो वो हम ज़ुबान के ज़रिए ही करते हैं, ठीक है। तो ये हैं। और ज़ुबान ख़ानदान ज़मान और मकाम के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कहीं पे महाराष्ट्री बोली जा रही है, कहीं पे गुजराती बोली जा रही है, तो ज़मान व मकान के एतबार से अलग अलग बोली जाती हैं, ठीक है। उनकी सौती, सरफ़ी और नहवी खुसूसियात की बिना पर इन्हें माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। तो वो 8 ख़ानदान कौन कौन सी हैं और इनसे सवाल बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से ख़ानदान हैं? वह है सानी, हिंद चीनी, द्रावड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बांतू, अमेरिकी, मलयाई और हिंद यूरोपी। तो इसी तरतीब से ही आप लोग याद कर लेना। सामी है, फिर हिंद चीनी है, फिर द्रावड़ी, फिर मुंडा, फिर अफ्रीका की बातू, अमेरिका, मलयाई और हिंद यूरोपी, ठीक है। फिर है सामी ख़ानदान। सामी ख़ानदान में बहुत सी अहम ज़ुबानें आती हैं। अरबी और इब्रानी इसी से निकली है। अभी जो हम ख़ानदान पढ़े हैं उन्हीं ख़ानदान, जैसे ये सामी हैं, तो इसी से अरबी और इब्रानी, ठीक है। अरबी और इब्रानी जो है वो इसी से निकली हैं, ठीक है, इब्रानी। और फिर इससे द्रावड़ी से लिख लिए तमिल, ये वाली द्रावड़ी से ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है। ये इसकी मशहूर शाखें हैं द्रावड़ी की, ठीक है। और ये द्रावड़ी और ये देखो सामी से ये 2 हैं, अरबी और इब्रानी, और द्रावड़ी से ये हैं, ठीक है। द्रावड़ी से और उर्दू किससे? उर्दू हिंद यूरोपी है, इससे उर्दू है, ठीक है। पता चल गया। अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सामी ख़ानदान में बहुत सी अहम ज़ुबानें आती हैं। अरबी और इब्रानी इसी से निकली हैं, ठीक है, याद रखना। द्रावड़ी से हिंदुस्तान की बहुत सी अहम ज़ुबानों का सिलसिला मिलता है। ये ज़बानें जनूबी हिंदुस्तान में राइज हैं। जनूबी यानी नीचे की जो साइड है, ये जो हमारा इंडिया का मैप है, ये जो मैप है कि मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन आपको बताने के लिए ये जो है वो है शुमाल, ऊपर वाला, नीचे वाला है जुनूब, वो जुनूब है। ये है मशरिक, ठीक है, और ये है मगरिब, ठीक है, ये है मगरिब। तो शुमाल है ऊपर वाला, नीचे वाला जुनूब है, ये इधर वाला मशरिक है, इधर वाला मगरिब है, तो याद रखना, ठीक है। तब नीचे की जो दक्कन, हैदराबाद नीचे की तरफ है, तो वो दक्कन। तो इसी तरह ये जुनूब जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इसी की मशहूर शाखें हैं। लेकिन उर्दू और हिंदी का जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ है वो हिंद यूरोपी है। तो मैंने तीनों ख़ानदानों के बारे में आपको बता दिया।
सामी के बारे में भी, और द्रावड़ी के, और फिर हिंद यूरोपी, इन्हीं 3 के बारे में ही पूछा जाता और लिखा भी है। ठीक है। हिंदुस्तान में आकर आर्य खानदान यानी हिंद यूरोपी अपने इर्तिकाई दौर में हिंद ईरानी से गुजर कर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो सबसे पहले ये हिंद आर्याई, तो हिंद ईरानी से जो क्या करता है, हिंद आर्याई जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़ुबानों के इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया है। अब जो हिंद आर्याई ज़ुबान है उनको माहिरीन लिसानियात ने क्या किया, 3 अदवार में तकसीम किया है, 3 दौरों में तकसीम किया है। वो दौर हैं कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। ठीक है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है कदीम हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई दौर है 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह तक शुमार किया जाता है। और ये इससे आपको बहुत सारे PYQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें ये इनका दौर के बारे में जो है वो पूछा गया कि इनका कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक है, जदीद का दौर कब से कब तक है, वस्ती हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक है। तो ये वाली लाइन जो है वो याद रखना सबके। दौर कदीम हिंद आर्याई का दौर मैं बाद में मैं भी रिपीट कर दूंगी ताकि आप लोगों को याद होते चले। तो 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह कदीम हिंद आर्याई। ठीक है। इस दौर में वैदिक और संस्कृत जुबानों का रिवाज रहा है। ठीक है। आर्यों के मकामी लोगों से मेलजोल के नतीजे में संस्कृत जुबान मकामी जुबानों और बोलियों से मुतासिर जो है वो मुतासिर। एक मिनट। इस दौर में वैदिक संस्कृत जुबानों का रिवाज रहा है। आर्यों के मकामी जुबान से मेलजोल के नतीजे में संस्कृत जुबान मकामी जुबानों और बोलियों से मुतासिर होती है। संस्कृत के आलिमों ने जुबान के मयारी अल्फाज और लबो लहजे को नए सिरे से मुनज़्ज़म करके इसे शुद्ध और पाक किया, इसलिए इसे संस्कृत का नाम दिया जिसके माने पाक किए हैं। तो इस बात को समझो। ये कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से, 1500 से 500 का। ठीक है। इस दौर में क्या हुआ, वैदिक संस्कृत और संस्कृत जुबानों का रिवाज था। यहाँ पे वैदिक और संस्कृत दोनों जुबानों का जो बोली जाती थी। और जो आर्य के मकामी लोग थे जो सबसे पहले आए थे आर्य, तो आर्य के मकामी लोगों से मेलजोल के नतीजे में संस्कृत जो है वो लोगों की बोलियों से मुतासिर हो गई। उसमें बहुत सारी जो है वो और ऐड शामिल हो गई चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, जो संस्कृत के जो आलिम थे, तो जो संस्कृत के आलिम ने मयारी अल्फाज और लबे लहजों को नए सिरे से उन्होंने मुनज़्ज़म किया और उसको शुद्ध और पाक किया। ठीक है। उसको क्या किया, शुद्ध किया। और इसलिए इसे क्या दिया, संस्कृत का नाम दिया जिसके माने पाक किए के हैं। इस दौर में 4 वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मिलते हैं। कितने कौन कौन से वेद हैं, तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तकसीम क्या है, किसको, कदीम हिंद आर्याई को। अभी हम कदीम हिंद का आर्याई की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसको कितने हिस्सों ने, 2 हिस्सों ने तकसीम किया है। किसने, ज्ञानचंद जैन ने। जैसे सवाल बनते हैं कि प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया, तो 2। याद रखना कौन कौन से में क्या है, तो एक वैदिक में संस्कृत में, दूसरा क्लासिकल संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत जो है उसमें 4 वेद आते हैं और क्लासिकल संस्कृत में देखो, वैदिक संस्कृत आपको ऐसे पता चल रहा है इसमें वेद की बात हो रही है। क्लासिकल संस्कृत में किसकी बात हो रही है, तो महाभारत और रामायण की बात हो रही है इसमें। ठीक है। इसमें रामायण महाभारत की बात हो रही है, वैदिक संस्कृत में वेदों की बात हो रही है। ठीक है। क्लासिकल में महाभारत और रामायण। फिर आए हैं डॉक्टर सुदेश्वर बरमाली। जैसे कदीम हिंद आर्याई हुआ, कदीम हिंद आर्याई को जो है वो सबसे पहले तो जो था हिंद आर्याई को माहिर लिसानी हिंद आर्याई ज़ुबानों को उनको 3 अदवार में तकसीम किया है। ठीक है। कदीम, बस्ती, जदीद। और कदीम को भी डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने 2 में तकसीम किया है, वैदिक और क्लासिकल।
और फिर डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को 5 मंजिलों में तकसीम किया है। ठीक है, ऐसे जो आप इसको पूरा पढ़ लें, फिर आप इसको अच्छे से देख के आप इसको नोट्स बना सकते हैं। और मैंने एक चार्ट बना लिया था जिससे कि आसानी से याद रहता था कि ये इतने एतवार में इसने तकसीम किया, इसने तकसीम किया, इस तरीके से अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को 5 मंजिलों में तकसीम किया है। वैदिक मंजिल, ये वेद मंजिल लिखा है, वेद की मंजिल आता है इसमें वैदिक मंजिल, ये वैदिक मंजिल। ठीक है, वैदिक मंजिल। फिर है अहदे पानी की मंजिल, पानी की मंजिल, पानी, तो ये नून आएगा यहाँ पे, ये किलो लगेगा, अहदे पानी की मंजिल। फिर आएगा ये रामिया मंजिल लिखा है, यहाँ पे आएगा रजमिया मंजिल। फिर है दीनवी मंजिल, फिर है टकसाली मंजिल। अब इसके बारे में मैं बता देती हूँ। वेद मंजिल, वैदिक मंजिल, इसमें वेदों की बात हो रही है, 4 वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। संस्कृत जो है वो इसमें क्या होती है, जो मजहब के लोगों की जो है वो मजहब की बानी होती है संस्कृत। फिर आता है इसमें अहदे पानी की मंजिल। अहदे पानी की मंजिल इसमें क्या होता है कि इष्ट अध्याय और पतंजलि की महाभाष्य लिखी जाती है। ठीक है, पानी की इष्ट अध्याय और पतंजलि की महाभाष्य इसमें लिखी जाती है। ठीक है, और इस दौर में संस्कृत जो है वो आलिमों की ज़बान बन जाती है। पहले क्या थी कि संस्कृत मजहब की बानी होती है, संस्कृत क्या होती है, मजहब की बानी होती है, मजहब की बानी कहलाती है संस्कृत। इस दौर में क्या होता है, आलिमों की ज़बान बन जाती है, आलिमों की ज़बान। ठीक है, आलिमों की ज़ुबान बन जाती है अहदे पानी। इसमें पता चल गया आपको कि पानी के इष्ट अध्याय और पतंजलि की महाभाष्य इस दौर में लिखी जाती है और आलिमों की ज़ुबान होती है। किस दौर में आलिमों की ज़ुबान होती है, तो संस्कृत, तो वो है अहदे पानी की मंजिल। फिर आता है तीसरा रज़मिया मंजिल। ये रज़मिया मंजिल है, इसे जो है वो अदबी मंजिल भी कहा जाता है। कौन सी मंजिल, अदबी मंजिल, अदबी मंजिल भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, महाभारत लिखी जाती है, महाभारत। जैसे मैंने बताया, पानी की वो इष्टाध्याय और पतंजलि की महाभाष्य, और इस दौर में रज़मिया मंजिल में रज़्म यानी जंग की बात हो रही है, तो जंग जो है महाभारत। ठीक है, महाभारत, तो इसमें याद रखना महाभारत, इसमें जो है वो लिखी जाती है और इसको क्या कहा जाता है, रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल। फिर आती है दीनवी मंजिल। अब दीनवी मंजिल की बात करें तो इस दौर में जो संस्कृत है वो सरकारी ज़ुबान बन जाती है। कैसी, सरकारी, तो जो सरकारी ज़ुबान बन जाएगी। ठीक है, और इसका ताल्लुक जो है वो मजहब से मुंतका हो जाता है। ठीक है, फिर आती है टकसाली मंजिल। टकसाली मंजिल में क्या होता है, संस्कृत कवायदों की पाबंद होकर खुद को महसूर कर लेती है, महदूद व मकसूर, और फिर सिद्धि के चक्कर में फंसकर ये अवाम से जो है वो दूर हो जाती है, ये अवाम से दूर हो जाती है। इसमें सरकारी ज़ुबान बन जाती है, दीनवी मंजिल में सरकारी हो जाती है ज़ुबान। इसमें मजहब की बानी होती है, इसमें आलिमों की ज़ुबान बन जाती है। ठीक है, रज़मिया मंजिल में ये अदबी मंजिल कहलाती है, इसमें महाभारत लिखी जाती है। तो सबको मैंने जो है वो डिटेल से बता दी है। ठीक है, अब है हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद। मैं एक बार और रिपीट आपको कर दूंगी, याद होता रहेगा। ठीक है, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते। तो हिंदुस्तान में जो है आर्य की आमद के बाद, आर्य पहले आते हैं हिंदुस्तान में, तो आर्य आने के बाद में जो सबसे पहले जो है वो वैदिक संस्कृत के ही नमूने मिलते हैं। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी शायद सवाल में आए थी एक लाइन। फिर है वस्ती हिंद आर्याई। अभी हमने क्या जाना, कदीम हिंद आर्याई। ठीक है, अब हम जानेंगे वस्ती हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई का दौर कौन सा था, तो 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह था। इसका कौन सा वस्ती हिंद आर्याई, तो 500 कबले मसीह से 1000 तक का ज़माना है। ठीक, जिसे माहिरीन ने
इसके इर्तिकाई खुसूसियत के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम क्या है। अब बस्ती हिंद आर्याई को भी क्या हुआ कि इसको भी 3 हिस्सों में तकसीम क्या है। इसमें आता है पहला दौर। अब है पहला दौर जो है वो 500 कबले मसीह से लेकर मसीह सन शुरू होने तक का पहला ज़माना है। ठीक है, जो 500 कबले मसीह है तो 500 कबले मसीह जो होगा, फिर पीछे जाएंगे 500 कबले मसीह के बाद में जो आएगा वो आएगा 500 का मसीह, वो केवल मसीह से मसीह सन शुरू होने तक। तो शुरू होने तक ये पहला ज़माना है। इस दौर में क्या होता है, पाली जो होती है वो आवाम की मकबूल ज़बान रही है। ठीक है, पहले दौर में क्या होता है, ये 500 कबले मसीह से मसीह सन शुरू होने तक का ज़माना होता है और ये आवाम की जो है वो पाली मकबूल ज़बान रही है, जिसमें जैन मत और बौद्ध मत की तालीमात मिलती हैं। ठीक है, पाली में किसकी, जैन मत और बौद्ध मत की तालीमात मिलती हैं। दूसरा दौर मसीह सन के इब्तिदा से 500 ईस्वी तक जो है वो शुमार किया जाता है। इस दौर में 5 प्राकृत जबानों महाराष्ट्री, शोरशीनी, मगधी, अर्धमगधी, पैसाची का चलन था। ठीक है, दूसरा दौर में क्या था, प्राकृत। तो प्राकृत को भी 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्री, शोरशीनी, मगधी, अर्धमगधी, पैसाची ये थे। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्री। अब महाराष्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो ये जुनूब की प्राकृत थी। अब मैंने बताया जुनूब जो है नीचे की तरफ, ये मराठी से इसी से निकली है, महाराष्ट्र, और तो यह मराठी उसी से निकली है। और संस्कृत के ड्रामों के गीत इसी में लिखे जाते थे। अब सवाल बन सकता है कि संस्कृत के ड्रामों के गीत किस में लिखे जाते थे, तो वो लिखे जाते थे महाराष्ट्री में। ठीक है, शायद स्टेटमेंट में ये सवाल आए भी हैं, मतलब कुछ और दिया था कि इसके ड्रामों के गीत इसमें लिखे जाते थे, तो वो शायद गलत ऑप्शन था। इस तरीके से आप ध्यान रखना कि महाराष्ट्री में संस्कृत के ड्रामों के गीत इसी में लिखे जाते थे। प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री की कवायद मुरत्तब, इससे सवाल बनी है इससे भी कि सबसे पहले किसके जो है कवायद मुरत्तब हुए हैं। तो प्राकृतों में सबसे पहले किसके, महाराष्ट्री की कवायद मुरत्तब हुए। इस जमाने का बेशतर अदबी सरमाया प्राकृत में मिलता है। फिर आता है शोरशीनी। अभी था महाराष्ट्री, अब है शोरशीनी। तो शोरशीनी इसका मरकज शोरचीन यानी मथुरा का इलाका था। संस्कृत के बाद आला तबके में अगर किसी प्राकृत का रिवाज था तो वो यही जुबान थी जिस पर संस्कृत की गहरी छाप नजर आती है। किस पे, शोरचीन। मथुरा का इलाका है शोरचीन, कहाँ का, मथुरा का। और संस्कृत के बाद अगर आला तबके में अगर किसी प्राकृत का रिवाज था तो वो यही जुबान थी जिस पर गहरी छाप नजर आती है। फिर है मगधी। ये पूरे मशरिकी हिंदुस्तानियों की बोली थी। अभी मैंने बताया इस साइड में जो था वो मशरिक यानी जो बिहार साइड में आता है, इसका मरकज मगध यानी जुनूबी बिहार था। चूँकि ये आर्याओं के मरकज से दूर थी इसलिए इस पर गैर आर्याओं बोलियों का शदीद असर मिलता है। इसलिए आर्य इस पर प्राकृत को हकारत की नज़र से देखते थे। अब आर्य किसको जो है वो हकारत की निगाह से देखते थे, तो वो है मगधी। ठीक है, और फिर है अर्धमगधी। अर्धमगधी जो है इसके लफ्ज़ी मायने आदि मगधी के हैं। इसका मकाम अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश था। यह तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम है। कौन सी, अर्धमगधी। तमाम प्राकृतों में सबसे कदीम कौन सी है, तो अर्धमगधी। और ये इसके मायने क्या हैं, आधा मगधी के। ठीक है, ये अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश था। ठीक है, इसमें अशोक की तालीमात का भी प्रचार हुआ है अर्धमगधी में, याद रखना। ठीक है, सारी इम्पोर्टेंट है ये बातें। मगरबी हिंदुस्तान इसे प्राच्य कहा करते थे। प्राच्य के तहत मगधी अर्धमगधी दोनों आ जाती हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, जैन ने इसी प्राकृत को अपनाया था। ठीक है, गौतम बुद्ध, अब सवाल बन सकता है कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने कौन सी प्राकृत को अपनाया था, तो वो है अर्धमगधी। फिर है पैसाची। पैसाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। कश्नों के अहद में इस प्राकृत को फरोग हुआ पैसाची। ठीक है, कच्चा गोश्त खाने वाले पैसाची, ये कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। अब इसी का है तीसरा दौर। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कदीम हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। 1500 इसका दौर था, 500 कबले मसीह से
500 है, 500 500 कबले मसीह से 1000 ईस्वी तक। तो 1500 कबले, वो 500 कबले मसीह है, तो फिर 500 के बाद जो है ईस्वी सन शुरू हो जाता है। 500 से फिर ईस्वी सन शुरू होता है, अब ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक, और फिर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो अब ये वाला दौर है तीसरा, वो 500 ईस्वी से तक 1000 ईस्वी पर ही मुहित है। ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है। अपभ्रंश के माने क्या है? बिगड़ी जुबान के हैं। अपभ्रंश का लफ्ज़ पहली बार भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसके बाद कालिदास के विक्रम उरूसी में नज़र आता है। ये याद रखना अपभ्रंश के क्या मायने, इससे भी सवाल बना, अपभ्रंश के क्या मायने? बिगड़ी जुबान के। हिंदुस्तान के जदीद ज़बानें अपभ्रंश से ही पैदा होती हैं। अपभ्रंश 4 तरह के होते हैं, इसमें 4 लिखा है, वैसे 5 ही होते हैं, ठीक है। आइए मैं बता रही हूँ कौन कौन से होते हैं। देखो सेम है, यहाँ पे शोरचीनी अभी पढ़ा हमने, शोरचीनी प्राकृत, मगधी प्राकृत, अर्धमगधी, महाराष्ट्री एंड लास्ट वो था एक पेशाची, ठीक है, यही था अभी। लेकिन इसमें क्या लग गया, अब लास्ट में ये लग गया अपभ्रंश। देखो ये अपभ्रंश सब में जुड़ गया, महाराष्ट्र में भी अपभ्रंश जुड़ गया। अब एक और, अब जो पेशाची था, पेशाची की जगह एक और इसमें जुड़ जाता है, इसमें दिया नहीं है, मैं बता दूँ। पेशाची की जगह एक और इसमें जुड़ता है कैकई, कैकई या फिर सिंधी, यही आता है इसमें, यही बता दूँ आपको देख के, ठीक है। कैकई और सिंधी ही आता है, ठीक है, कैकई और सिंधी। तो ये कहाँ की होती है? तो ये होती है प्रचंड। कैकई और सिंधी नहीं होती, सॉरी, प्रचंड होती है, प्रचंड और कैकई, ये होती है कैकई, कैकई अपभ्रंश। तो प्रचंड और कैकई जो अपभ्रंश है, तो अभी मैं एक एक करके सबको बता रही हूँ। शोरचीनी अपभ्रंश, तो ये जो है शोरचीनी अपभ्रंश, तो शोरचीनी अपभ्रंश इसमें लिखा है, इससे भी 4 बोलियाँ निकलेंगी शोरचीनी अपभ्रंश से भी। और ये भी जो है वो अब शोरचीनी, तो ये भी जो है वो शोरचीन, इसका भी इलाका क्या था? मथुरा था। और इसमें जो है इससे 4 बोलियाँ निकलती हैं, ये नीचे लिखी हैं, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी मौजूदा, जिसमें हिंदी और उर्दू और हिंदी, फिर है राजस्थानी, फिर है पंजाबी और फिर है गुजराती, ठीक है। और फिर है मगधी अपभ्रंश। अब मगधी अपभ्रंश जो है ये भी जो है वो मगध से ताल्लुक़ रखती है। ये इसमें जो है वो बंगाल में जो है इसे प्राच्या, मगधी अपभ्रंश को बंगाल में प्राच्या, गोड़ और डाकई कहलाई है, जिससे मौजूदा बंगाली और आसामी ज़बानें इसी से निकली हैं, ठीक है। और उड़ीसा में इसको उत्कल भी कहा जाता है, वो उड़ीसा में इसका नाम जो है वो उत्कल पड़ा है, ठीक है। फिर है अर्धमगधी। तो अर्धमगधी ये जो बिहार से इलाहाबाद तक, ठीक है, ये भी अर्धमगधी, ये सेम उसी तरह है, बस इसलिए अपभ्रंश लगा है, जहाँ जहाँ ये बोली जाती थी वहाँ वहाँ ये बोली जाती है, सिर्फ प्रचंड और कैकई अपभ्रंश का है, तो ठीक है। फिर महाराष्ट्र भी ये इसका खास मौजूदा, इसका मरकज जो था बरार था, और संस्कृत में इसी सूबे को महाराष्ट्र के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। फिर है प्रचंड और कैकई, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। तो ये जो है वो प्रचंड से सिंधी और कैकई से लेहंदा, कैकई से लेहंदा यही निकलेंगे, ठीक है। अब ये आपने पढ़ लिया कि शोरचीनी से भी 4 बोलियाँ निकलेंगी, खड़ी बोलियाँ हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती, ठीक है। और इसके बाद है फिर है मगधी। मगधी अपभ्रंश से भी 4 बोलियाँ, मगधी से भी जो है वो 4 बोलियाँ निकलेंगी। मगधी से निकलेंगे बंगाली, उड़िया, बिहारी, आसामी, ये निकलेंगे। इसके बाद है अर्धमगधी। अर्धमगधी से निकली हैं 3 बोलियाँ। अर्धमगधी से निकली हैं छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। और फिर निकली है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री से मराठी, और प्रचंड और कैकई से निकली हैं सिंधी और लेहंदा। तो ये बोलियाँ जो हैं इससे निकली हैं। अब हम बढ़ेंगे जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई के आगाज़ का ज़माना जो है वो 1000 से ताहाल मुकर्रर है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों को इनके अलग अलग लिसानी खसूसियात के पेश नज़र मुख्तलिफ़ इलाकों में तकसीम
क्या, किसने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। सिंधी, यह सूबाई सिंध, सिंधी क्या की, सूबाई सिंध की ज़ुबान है। पाकिस्तान में सिंधी अरबी रस्मुल ख़त और हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखी जाती है। जदीद हिंद आर्याई में ये वाहिद ज़बान है, इस पर अरबी का बराह रास्त असर पड़ता है, सिंधी। ठीक है, पाकिस्तान में किस क्या है, सिंधी सिंधी अरबी रस्मुल ख़त में। ठीक है, जो सिंधी है वो किस में, अरबी रस्मुल ख़त, और हिंदुस्तान में किस में, देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, फिर है मेहनदिया मगरबी पंजाबी, ये मगरबी पंजाब की ज़ुबान है। पंजाबी की एक शाख डोगरी है। फिर है गुजराती, गुजराती। फिर है राजस्थानी, राजस्थान में मारवाड़ी, मरावड़ी, जयपुरी, मेवाती और मलवी वगैरह आती हैं। ठीक है, ये राजस्थान की ज़ुबान है। फिर है मशरकी हिंदी, तो मशरकी हिंदी में मगधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ियाँ बोली, जो छत्तीसगढ़ी बोलियाँ शामिल हैं, इसमें मशरकी हिंदी में। ठीक है, ये जदीद हिंद आर्याई का दौर था। और अब पहले हमने क्या पढ़ा था, वस्ती हिंद आर्याई का, कदीम हिंद आर्याई का, फिर वस्ती, और फिर ये जदीद हिंद आर्याई का हमने ये पढ़ा है। ठीक है, जदीद हिंद आर्याई का दौर, इसका भी याद रखना कि 1000 से ताहाल मुकर्रर थे। ठीक है, ये जदीद हिंद आर्याई दौर चल रहा है। और इसी में था ये जदीद हिंद आर्याई दौर में ही ये कि राजस्थानी से और मगरबी पंजाबी से और ये देवनागरी, तो इससे कौन कौन सी ज़ुबानें निकली हैं, फिर मशरकी हिंदी। फिर है मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी ग्रेसन ने मध्य प्रदेश की ज़ुबान को मगरबी हिंदी का नाम दिया है। किसकी, मध्य प्रदेश की, जिसने सबसे पहले मशरकी और मगरबी में फ़र्क किया है। मगरबी हिंदी का बराह रास्त ताल्लुक़ शोरचीनी अभ्रंश से है। किससे ताल्लुक़ है मगरबी हिंदी का, याद रखना मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ किससे है, तो शोरचीनी अभ्रंश से है। तो शोरचीनी अभ्रंश, इसका इलाका क्या था, मथुरा। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियाँ, तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है कौन कौन सी हैं। खड़ी बोलियाँ हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी है। हरियाणवी, इसको बांग्लू भी कहते हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। ठीक है, याद रखना, खड़ी बोलियाँ हिंदुस्तानी, किसे, उर्दू और हिंदी। और मगरबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, तो 5 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, ये नाम भी, इनकी भी तरतीब दी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं, 2 गिरोह में तकसीम की जा सकती हैं। एक है ऊ को तरजीह देने वाली बोलियाँ, ठीक है, और एक है आ को तरजीह देने वाली। तो ऊ को तरजीह देने वाली बोलियाँ कितनी हैं, तो 3 है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। आ को तरजीह देने वाली हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ठीक है, और बांग्लू। तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं। और ये ठीक है, मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ। और ये कौन सी कितने गिरोह में, 2 गिरोह में। ऊ का लहजा कौन सी रखती है, ऐसा बनता है कि ऊ का लहजा रखने वाली बोलियाँ कौन सी हैं, आ का लहजा रखने वाली बोलियाँ कौन सी हैं, या फिर उनके वो दे दी जाती है तरतीब से, मतलब ये वो आते हैं सवाल, आप चेक करना। ठीक है, उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रजभाषा को करार देते हुए आब हयात में लिखा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़ुबान ब्रजभाषा से निकली है, और ये बहुत ही फेमस और ये बहुत ही उसमें पूछा जाता है कि ये किसका नज़रिया है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़ुबान ब्रजभाषा से निकली है। तो याद रखना, आब हयात में ये बात किसने कहाँ पे गई है, तो आब हयात में गई है। किसने गई है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने गई है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची। ठीक है, ये भी बात याद रखना, किसके ज़माने में, शाहजहाँ के ज़माने में। मीर अमन, सर सैयद, इमाम बख्श, सैयद समदुल्ला कादरी, माहिर लिसानियात रोडोल्फ हियोरनेले ने भी ब्रजभाषा को ही उर्दू की असल करार दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, उर्दू ब्रजभाषा ही उर्दू की असल है। मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में इसने फ़रोग़ पाया। और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको देखने में PYQ में मिल जाएगा। ठीक है, देख लेना सही और गलत जुमरे वाले में। तो अगर आपको पता होगा कि मीर अमन ने क्या कहा है तो आप सही लगा देंगे, नहीं पता होगा तो आप गलत कर देंगे। मीर अमन के मुताबिक क्या है, उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में इसने फ़रोग़ पाया। अब है महमूद शिरानी। महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये इनसे सवाल बनता है, पंजाब में उर्दू किस किताब है, तो वो है महमूद शिरानी की। ये ख्याल जाहिर किया है कि उर्दू की दागबिल पंजाब के इलाके में पड़ी है। ठीक है, पंजाब में उर्दू और पंजाब के इलाके में इसकी बुनियाद पड़ी उर्दू की। तो ये किसने कहा है, महमूद शिरानी का।
फिर है शेर अली सरखोज, जॉर्ज ग्रिसन और टी ग्राहम वैली ने भी उर्दू को सरजमीन पंजाब से मंसूब किया है। अब इससे वैसे बना नहीं है, लेकिन बन सकता है कि महमूद शिरानी के अलावा और कौन है जो पंजाब में जो उर्दू को सरजमीन पंजाब बताते हैं, तो वो इसमें कौन है? शेर अली सरखोज, जॉर्ज ग्रिसन, टी ग्राहम वैली। फिर है डॉक्टर बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, महमूद शिरानी का, डॉक्टर बुखारी, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी और मुहिद्दीन कादरी ज़ोर, अख्तर औरियनवी। ठीक है, ये इनसे ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर बुखारी ने क्या उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ करार दिया? तो उड़ीसा को। शौकत सब्जवारी ने दो आबा गंग और जमुन को उर्दू का मस्कन करार दिया है। और मसूद हुसैन खान ने सरजमीन दिल्ली में और उसके गिरदो नवा को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। ठीक है, इनकी किताब है मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू। ठीक है, इसी में मसूद हुसैन खान ने लिखा है नवाए दिल्ली की बोलियाँ उर्दू की असल मुनव्वा हैं और हज़रत दिल्ली उसके हकीकी मौलूद मंशा है। फिर है सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ का सहरा सिंध के सर बांधा है। इन्होंने क्या कहा है सैयद सुलेमान नदवी ने? तो सिंध को करार दिया है कि सिंध में उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हुई। सैयद सुलेमान नदवी ने नुकूश सुलेमानी में लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, इसलिए करीने कयास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं इसका हेबला बाद ये सिंध में तैयार हुआ होगा। ये किसने कहा है? तो सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है। किसने कहा है? तो नुकूश सुलेमानी ने कहा है। फिर है मुहिद्दीन कादरी ज़ोर। मुहिद्दीन कादरी ज़ोर उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। तो पूछा जाता है कि हरियाणवी के असरात के कौन कायल हैं? तो मुहिद्दीन कादरी ज़ोर। अख्तर औरियानवी ने उर्दू के मगधी से निकलने का कॉल किया है। ठीक है, किसने? अख्तर औरियानवी ने। नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल हैं। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। और इंसाउल्लाह खान इंसा ने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है। किसने? इंशाअल्लाह। इनसे भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना है, तो देख लेना PYQ में। और इससे वो लिसानियात से मुतालिक जो तसानीफ़ हैं उसकी वो हमें शॉर्ट वीडियो अपलोड मैंने पहले करी थी, आप उसे जाकर चेक कर लेना। उसमें लिसानियात से मुतालिक जितनी भी अहम तसानीफ़ हैं तो वो सारी दी गई हैं। जैसे ये लिसानियात से ही थी, जैसे क्या कहते हैं इसमें दिया है पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? तो वो हाफिज़ महमूद शिरानी की है। और दक्कन में उर्दू किसकी है? तो दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की है। और इसी तरीके से जितनी भी जो किताबें हैं जिनसे सवाल उनसे भी बनते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से ये पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे मैंने वीडियो शॉर्ट अपलोड शायद की थी, आप उसको एक बार चेक कर लेना, इम्पोर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, लिसानियात के मुतालिक मुख्तलिफ कौल। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज़ और इर्तिक़ा में ज़रूर ताख़ीर हो जाती। ये किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी का है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदुस्तान की जदीद आरियाई की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई। ये किसका कॉल है? तो मुहिद्दीन कादरी ज़ोर का है। और इनकी भी किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात। इनसे तसानीफ़ से जो है वो सवाल बनती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, अभी आप देख लेना शॉर्ट और उससे आप कर लेना, क्योंकि डेली याद करेंगे तो याद रहेंगी, वरना वो आसानी से याद नहीं हो पाती हैं, उसको कई बार रिवीजन करना पड़ता है। उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की अमेजी से निकली। ये किसका कॉल है? तो मसूद हुसैन खान का है। माहिर लिसानियात ने इनकी किताब है मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू। ठीक है, और यही लिसानियात की इनकी किताब है और अहम किताब है। फिर माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आरियाई ज़ुबानों के अहद बस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। ठीक है, तो ये था। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। फिर है दक्कनियात।
तो वैसे फिर उसके अलावा भी खड़ी बोली के औसाफ क्या हैं, ठीक है, इनसे और उर्दू की पैदाइश के मुतालिक जो नज़रिए हैं वो तो मैंने पढ़ा दिए, लेकिन खड़ी बोली के औसाफ क्या हैं वो रह गया है, ठीक है। और भी इसके अलावा हैं चीज़ें, उर्दू के खाली खड़ी बोली के औसाफ, इससे और बनते हैं क्वेश्चन। और फिर जो आगे जो चीज़ें हैं जैसे उर्दू मार्फियात, नहबियात, मानियात, ये इस तरीके से इसमें कम बनते हैं क्वेश्चन। और लेकिन उर्दू के लिसानियात से जो तसानीफ़ है उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा उनका लहजा और राग का लहजा ये था, और दक्कनी उर्दू की खसूसियात क्या हैं उनसे भी बनते हैं सवाल, ठीक है। और जो चीज़ें होंगी वो मैं करा दूँगी। अब इसके बाद में दक्कनियात, जैसे दक्कन में उर्दू की इब्तिदा कैसे हुई, बहमनियत में क़याम, बहमनियत ये भी लेकिन हमारे इसमें सिलेबस भी शामिल नहीं है, लेकिन इससे जो है वो बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे बहमनियत, अब आप कहेंगे इससे क्या सवाल होते हैं, जैसे मिराजुल आशिकीन किसकी है, ये दिख रहा है आपको, ख्वाजा बंदा नवाज के सुरात, इनसे सवाल बनते हैं। और मिराजी शमशुल उश्शाक से, और ये देखो मिराजी शमशुल अशरफ बयावान, इनकी नौसरहद से पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आदिल शाहिद, और इनसे सारे बनते हैं सवाल। जैसे कि देखो बुरहानुद्दीन जानब, इनकी जो है वो जो नस्ली जो इनकी जो तसानीफ़ है इनसे सवाल बनते हैं। देखो ये सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर हैं कुतुब शाही दौर, इसमें भी जो है वो मुल्ला वजी और गब्बासी, अब्दुल्ला कुतुब सदर गब्बासी है, नुसरती है, ये हमारे इसमें शामिल नहीं है। लेकिन इनकी जो देखो इससे बहुत सारे आपको सवाल मिल जाएंगे। अब देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनसे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सारा भी अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो मैं इसको पढ़ा दूँगी। वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, मगर इससे सवाल जो है वो आते ही हैं। हर बार आपको इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो मिल ही जाएंगे, ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। जैसे आदिल शाह शानी है, ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह से भी बनते हैं सवाल। और फिर ये गब्बासी की है सैफुल मलूक बदियुल जमाल, इससे भी सवाल बनते हैं कि सैफुल मलूक बदियुल, लेकिन डिटेल में नहीं आती ये बात है, लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे तो मैं ये वाला पोर्शन आपको करा दूँगी कि दक्कन में जो उर्दू, जैसे ये थी सारी चीज़ें जितनी ये मसनवियाँ वगैरह हैं इसमें सारी इम्पोर्टेंट है। जैसे दक्कन में उर्दू का इब्तिदा, जैसे फ़खरुद्दीन निज़ामी है, अशरफ बयावानी है, ये कहेंगे आप लोग तो ये कुतुब शाही, आदिल शाही दौर, ये बीजापुरी सल्तनत, ये सारी मैं जो है वो पढ़ा दूँगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।